Everybody and welcome back to SK Manakis and we're back again with another chapter in one shot for JEE and NEET and ये वीडियो होगा about sources of magnetic field। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एंड इसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फोर्सेस बनते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड इसकी वजह से कैसे टॉर्क बन सकती है एंड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इनफैक्ट इन ऑल सिचुएशंस जब भी आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखोगे कैसे ये मैग्नेटिक फोर्स एक सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है एंड इट विल ऑलवेज टेक द पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द प्लेन, तो बेसिकली क्या होगा कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा विद द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग एज द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि इस बॉडी को इस पार्टिकल को एक काइंड की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन कराएगी। नाउ विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हम लोग ये देखें, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी हमारे पास चार्ज होता है तो एक चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। I told you this much, एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है एंड व्हाट एल्स थिंग आई टोल्ड कि ये चार्ज एक स्पेशल केस में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कौन से स्पेशल केस में कि ये एक चार्ज मोशन में है। अगर ये चार्ज मोशन में है तभी ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सो दिस इज फॉर द स्पेशल केस ऑफ चार्जेस इन मोशन। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड वही उन्हीं काइंड के चार्जेस पे एक्ट करती है जो कि दूसरे चार्जेस भी मोशन में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज टू रिमेंबर चार्जेस इन मोशन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्जेस इन मोशन रिएक्ट टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। लाइक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे हम लोगों ने देखा कैसे फोर्स एक्ट करती है चार्जेस पे। लेटर वी रियलाइज कैसे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। वैसे ही हम लोगों ने ये देख लिया मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करके हम लोगों ने रिक्वायर्ड फोर्सेस भी फाइंड कर लिए। नाउ विल सी कि कितनी अमाउंट की, कितनी स्ट्रेंथ की, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिमेंबर कि चार्जेस इन मोशन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कोई भी चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि चार्ज Q है एंड ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी वेक्टर v से जा रहा है। सिंस ये मैग्नेटिक फील्ड एक काइंड की फील्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड का मतलब क्या, फील्ड का मतलब एक ऐसी काइंड की वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस में इसकी डिफरेंट वैल्यूज असाइंड हो सकती हैं। बट रिमेंबर एक्चुअल में हो सकती है, ये फील्ड कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बट रिमेंबर इट इज ऑलवेज इन व्हाट, इट इज ऑलवेज इन द सराउंडिंग स्पेस। ऑब्वियसली लार्जर रीजन्स में हो सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि ये फील्ड किस में एग्जिस्ट करती है, ये इस प्लेन में या फिर इस स्पेस में एग्जिस्ट करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में क्रिएट होगी, यहाँ पे तो प्लेन है। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी ये इस चार्ज इन मोशन की वजह से क्रिएट हो रही है। मान लो हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ऑफकोर्स चाहिए होगी जो कि हम लोग एक रेडियस वेक्टर से दिखा सकते हैं, एक काइंड के पोजीशन वेक्टर बाय कंसीडरिंग द चार्ज टू बी एट द ओरिजिन। जब इसकी वेलोसिटी v है, हम लोगों ने यहाँ पे एक वेक्टर r ले लिया, मान लो वेक्टर r ले लिया। वेक्टर r इज बेसिकली व्हाट, वेक्टर r को मैंने लिया ये पोजीशन वेक्टर, एक तो द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, टाइम्स में यहाँ पे हम लोग एक क्या ले रहे, एक ये काइंड का यूनिट वेक्टर ले रहे विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट जहाँ पे फील्ड मेजर्ड होगी। यहाँ पे पहले मैं इसकी स्केलर रिलेशनशिप दे देता हूँ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड चार्ज एंड ऑल। ऑब्वियसली इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर यहाँ पे हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी क्रिएट हो रही है तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली कि एंड दिस इज जस्ट सो ऑब्वियस, जितना बड़ा हमारा सोर्स चार्ज होगा उतनी ही बड़ी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सो ऑब्वियसली बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसके अलावा वी सी की जितनी ही डिस्टेंस पे हमारा जो पॉइंट होगा जहां पे हमारी फील्ड क्रिएट हो रही है उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। दिस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड, लेकिन इट इज नॉट जस्ट एन इनवर्स प्रोपोर्शन, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि ये एक इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन है। सो दिस इज एक्चुअली बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट। एंड ये जो इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन रिलेशनशिप है, यू विल सी इट्स सो मेनी प्लेसेस इन फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। यूज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पे इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। आपने देखा इलेक्ट्रिक फोर्सेस में इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप ऑब्वियसली होगी।
एंड इवन इन मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि कैसे ये एक्ट करती है, सो वहाँ पे भी यू विल बेसिकली सी यहाँ पे भी एक काइंड की इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। एंड एज देन दैट ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जितनी बड़ी वेलोसिटी होगी, दिस इज जस्ट सो कॉमन एंड इंट्यूटिव, कि उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर सकती है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पोजीशन वेक्टर अगर मैं दिखा दूं ये भी एक काइंड की वेक्टर क्वांटिटी है। सो बेसिकली अगर मैं बता दूं द एंगल बिटवीन देम अल्फा बोल दूं, तो ये एक्चुअल में इस एंगल अल्फा पे भी डिपेंड करता है। मोर कॉमनली एनीवन विल ट्राई टू कंसिडर द एंगल थीटा, जो कि हम लोग मोर कॉमनली कंसिडर करते हैं, या फिर इन अदर काइंड ऑफ बुक्स यू विल सी यहाँ पे एक एंगल फाई कंसिडर करते हैं। तो मैंने कंसिडर कर लिया एंगल फाई। एंगल फाई क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर टू द पॉइंट। तो हम लोगों ने देखा ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल फाई। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा इस एंगल का साइन फंक्शन होगा, मतलब उतनी ही बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दैट ओनली इंडिकेट्स कि इफ दे आर इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे है, ये पार्टिकल उस पॉइंट के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, इस पॉइंट के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? ये काइंड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन। तो यहाँ पे इट इज, ये ऑब्वियसली 0 हो गया। तो टेकिंग ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स टुगेदर, रिमेंबर ये सारी जो भी चीजें, जो भी ये सारे एक्सप्रेशंस डिराइव्ड हैं, ये एक्चुअल में डिराइव्ड नहीं है, थ्योरेटिकल या फिर मैथमेटिकल नहीं है, इन्हें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या रिलेशनशिप दे सकते हैं? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग म्यू नॉट ओवर 4 पाई कहते हैं। इट इज नॉट म्यू नॉट, इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट, इट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई। क्यों म्यू नॉट ओवर 4 पाई, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड टाइम्स में ये हो गया ऑब्वियसली द चार्ज होगा, टाइम्स में v हो जाएगा टाइम्स साइन ऑफ एंगल फाई ओवर r का स्क्वायर। दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी गेट एट एनी डिस्टेंस r, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये तो हो गया एक काइंड की स्केलर रिप्रेजेंटेशन। मैं इसे एक ऐसा काइंड का फंडामेंटल इक्वेशन नहीं बोल सकता हूँ, द गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r इन द डायरेक्शन r कैप, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेसिकली वी ऑल्सो, हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी ऑफकोर्स बताए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए, सिंस वी कैन ऑब्वियसली लुक राइट हियर, दिस इज v sin फाई। ये फाई क्या है? फाई इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर r। वेक्टर v एंड वेक्टर r तो बेसिकली क्या हो गए? ये तो वेक्टर क्वांटिटीज हो गए, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर इट इज रिटन एज v sin फाई, तो क्या मैं यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, v sin फाई दिस इज रिटन, इसको मैं चाहता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ v sin फाई इंटू 1, एंड दैट 1 विल एक्चुअली मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वाला वेक्टर, वेक्टर r। और रादर देन वेक्टर r की डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ, तो उसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो दिस v sin फाई इज सेम एज मल्टीप्लाइंग समथिंग लाइक वेक्टर v क्रॉस r कैप। अगर मैंने वेक्टर v क्रॉस r कैप किया, सो एंगल बिटवीन देम इज sin फाई, इसका जो मैग्नीट्यूड बेसिकली हो जाएगा, यहाँ से तो मैग्नीट्यूड मिल गया, so basically it is v sin phi into में 1, so obviously it is getting v sin phi। all I did कि मैंने v sin phi को वेक्टर v क्रॉस r कैप लिख लिया, एंड यहाँ से हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। सो इट इज समथिंग लाइक वेक्टर b जो होता है, दिस इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई q वेक्टर v क्रॉस r कैप हो गया। यहाँ से मैग्नीट्यूड तो मिलेगी, डायरेक्शन भी मिल जाएगी, ओवर आर स्क्वेयर। अगेन यहाँ पे आर स्क्वेयर वाली ही रिलेशनशिप है, ऑल वी डिड, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, सो दैट डजंट ब्रिंग एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। एंड ऐसी इसी रिलेशनशिप से किसी भी पॉइंट पे, डिस्टेंट पॉइंट पे किसी चार्ज की वेलोसिटी की वजह से हमारी एक काइंड की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर, दैट माइट बी वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे कोई भी सिंगल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर चार्ज नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वेक्टर, ये जो यहाँ पे पॉइंट कर रही है, जिससे यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। इसका अगेन
हमें कैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा? इट इज वेक्टर वी क्रॉस आर कैप, मतलब यहाँ पे वेक्टर वी है, क्रॉस में आर कैप कर दिए, आर कैप यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज आउटवर्ड। वही हमारा ये चार्ज ही नेगेटिव हो जाता है, सो इट इज नेगेटिव ऑफ दिस डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा उस केस में यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगी ये इनवर्ट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, कैसे हम लोग एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आफ्टर दैट लेट मी पॉज द वीडियो and rub all of it and we'll proceed. Alright, and now we are back once again. Now let's discuss about the proportionality constant which I had told you about, which is nothing but mu naught over 4 pi. ये mu naught over 4 pi, it is something like this कि we have seen there is this fundamental proportionality, there is this fundamental constant in our universe mu naught. एक्चुअल में ये जो म्यू नॉट होती है इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 होती है। दैट इज द रीजन वी टुक द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट ओवर 4 पाई। बेसिकली म्यू नॉट ओवर 4 पाई से और भी सिंपल हो जाते हैं, इसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या होगी? इट इज 10 पे पावर -7। दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई, क्योंकि म्यू नॉट की खुद की जो वैल्यू होती है ये 10 पे पावर -7 होती है। इट इज ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इट इज सिंपली 10 पे पावर -7। सो डोंट जस्ट पैनिक अबाउट, you know, you have to put values of pi and all, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, there is nothing about that. all you have to do, जब भी आपको ये फील्ड वाला इक्वेशन यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड का for any charge, तो all you have to do mu naught over 4 pi is always 10 पे पावर -7। इसकी यूनिट्स क्या है? nobody cares while solving physics problems। हाँ, एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द केस में, बट यू शुड वर्क विथ यूनिट्स। इससे बेसिकली क्या होता है कि कहीं भी से आपने कोई भी मिस्टेक कर दिया तो उससे इट इज इजी टू एनालाइज जब आपने यूनिट्स साथ में लिए हैं, क्योंकि उससे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जब आपकी मिस्टेक्स होती हैं तो वहाँ पे यूनिट्स में भी मिस्टेक्स हो जाएंगी, जिससे आपको इजिली पता चल सकता है यूनिट कैसे निकलेगी। वही इक्वेशन यूज कर लेना, यू कैन फाइंड आउट द यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे म्यू नॉट भी हमें पता चल गया। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दिस काइंड ऑफ मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इन सोर्स चार्जेस की वजह से कैसे क्रिएट होती हैं, नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय दिस काइंड ऑफ बार मैग्नेट्स एंड ऑल, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, बल्कि ये जो सोर्स चार्ज मूव करते हैं इसकी वजह से खुद कैसे फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। तो सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस का देखने के लिए व्हाट यू हैव टू सी कि मान लो फॉर अ मोमेंट चार्ज पॉजिटिव है, मान लो फॉर अ मोमेंट कि चार्ज पॉजिटिव है, हाउ यू विल सी द डायरेक्शन की कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक्चुअल में सर्कुलर लाइंस बनती हैं एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन जहां पे इस चार्ज की वेलोसिटी है। हाउ यू विल फाइंड हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली मेड? आपको यू हैव टू टेक योर राइट थंब, सो अगेन योर राइट हैंड, सो अगेन यू आर यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, यू हैव टू पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज वेलोसिटी। तो जहां पे डायरेक्शन ऑफ चार्ज वेलोसिटी है, अगर चार्ज पॉजिटिव है, so the way you are curling your fingers, that is how magnetic field lines are actually getting formed। मान लो आपके पास एक चार्ज है जो कि अंदर इनसाइड द बोर्ड मूव कर रहा है। मान लो मेरे पास एक चार्ज है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ ऐसे मूव कर रहा है, उस केस में अराउंड दिस चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? यू हैव टू टेक योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड जैसे आपके फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं, द सेम वे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फॉर्म्ड अराउंड द चार्ज। कुछ ऐसे फील्ड लाइंस फॉर्म हो रही हैं। This way the magnetic field lines will be formed. There can be various field lines. यही चार्ज अगर नेगेटिव है, remember this is the case for a positive charge, चार्ज नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट इसकी ऑपोजिट फॉर्म करेंगे। मतलब आपने ये रूल यूज किया, उसके बाद जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आपने आपके फिंगर्स कर्ल की, जिस डायरेक्शन में कर्ल की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर ये किसके परपेंडिकुलर होंगी? द प्लेन ऑफ द वेलोसिटी में, जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ऑलवेज क्या रिमेंबर दैट, कीप दैट इन माइंड। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर द लाइंस जिनके टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, जिनके टेंजेंट क्या बताएगी? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दिस अगेन फॉलोज फ्रॉम द प्रिंसिपल वाला वेक्टर वी क्रॉस आर कैप वाला जो हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली वहां से भी हमें क्या पता चलता है? मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी एंड ये जो हमारा आर कैप है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द चार्ज। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग मोर
कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है ड्यू टू करंट एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। नाउ एक्चुअली दिस इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द चार्ज वाला केस हम लोगों ने देखा एंड इसका फंडामेंटल फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज गोना एक्सटेंड द वीडियो टू इवन लॉन्गर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। सो आई विल टेल यू, मान लो आपके पास एक वायर है, एक करंट कैरिंग वायर, जिसमें क्या फ्लो कर रहे हैं, जिसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। मान लो फॉर अ मोमेंट कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। देयर आर लाइक पॉजिटिव चार्जेस जो कि इस वायर में फ्लो कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? यहाँ पे हुआ। तो किसी भी पॉइंट एट एनी पॉइंट पी हमें बेसिकली क्या लेना है? मान लो ड्यू टू द अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस करंट वायर, क्योंकि कंप्लीटली हम लोग लार्ज एलिमेंट के लिए एट फर्स्ट नहीं ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते, which I am going to tell you. And again, I'll not talk about the derivation in this video. Of course, if you want derivation, so for that we can get a separate video or something. ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इस करंट का एलिमेंट, जिसकी लेंथ हो गई dl। बेसिकली करंट एलिमेंट की हम लोगों ने बात की, तो ये जो वायर है, वायर की पूरी लेंथ l हो सकती है। इस छोटे से वायर एलिमेंट की लेंथ मैंने dl मान लिया एंड यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये मैंने r कंसिडर कर लिया। ये डिस्टेंस बेसिकली r हो गई। तो इस डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, r कैप ले सकते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर भी ले लिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। dl को मैं एज dl वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे वेक्टर l हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, वैसे यहाँ पे भी dl को मैं dl वेक्टर बोलूंगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगी? द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा एलिमेंट db वेक्टर डिफाइन करते हैं एज नथिंग बट म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अगेन द सेम कांस्टेंट, यही वाला कांस्टेंट। तो ये हो गया 10⁻⁻⁷ इनटू में ये जो I हो गया, वेक्टर dl हो गया, क्रॉस में r कैप, ओवर में ये हो गया हमारा r का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। एंड रिमेंबर दिस इज द इम्पोर्टेंट इक्वेशन इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी कोई हम लोग इक्वेशन बता रहे, क्योंकि ये तो मैंने वेक्टर db लिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा एलिमेंट, बट दिस इज द इक्वेशन इटसेल्फ, जिसे हम लोग लॉ ऑफ बेसिकली बायोट एंड सावर्ट कहते हैं। ऑब्वियसली लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बट दैट इज हाउ यू डू इट, राइट। दिस इज द फंडामेंटल लॉ इटसेल्फ, यही लॉ है बेसिकली। अगर आप यहाँ से देखो, इससे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग से हमारा वायर बहुत ही लॉन्ग है, उसका केस अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सिंस हम लोग जानते हैं इससे अगर हमें एक पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस एंटायर वायर, तो वहां पे हमें एक पूरी लेंथ चाहिए होगी ऑफ दिस। उस केस में ये इक्वेशन क्या फॉर्म लेगा कि वेक्टर b इक्वल्स व्हाट? म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रल हो गया I वेक्टर dl क्रॉस r कैप का, ओवर में r का स्क्वायर हो गया। उस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं सिमेट्रीज के बिना हम ऐसे काइंड की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास काइंड की सिमेट्रीज होंगे, उस केस में ये इंटीग्रेशन हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमें अगर एक जनरल इक्वेशन चाहिए, उस केस में हम लोग ऐसे एक जनरल इक्वेशन डिराइव डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें सिमेट्रीज की जरूरत होगी। एंड डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सिमेट्रीज होती है, तो कोई एक सिमेट्री का यूज करके हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कैरी आउट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दिस इज द जनरल इक्वेशन इटसेल्फ, यही जनरल इक्वेशन है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी यूज डिफरेंट सिमेट्रीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड द सिचुएशन एंड द एग्जाम्पल, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन कैरी आउट करते हैं। विल टॉक अबाउट अ स्पेशल केस राइट हियर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लेट मी पॉज द वीडियो and rub all of it, and उसके आगे we'll discuss more about this principle. Okay, now let us come to the topic of magnetic field किसी भी straight current carrying conductor का, कि अगर हमारे पास एक magnetic field है, बेसिकली सॉरी एक straight current carrying conductor है, तो यहाँ पे magnetic field क्या होगी? मान लो हमारे पास current carrying conductor है, यहाँ पे करंट इसमें फ्लो कर रहा है I, मान लो पॉजिटिव प्रोटॉन से, जस्ट कंसिडर इट, एंड हमें किसी भी डिस्टेंस r पे ये लॉन्ग इनफ है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं किसी भी डिस्टेंस r पे हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उस केस में अगेन d वेक्टर b तो हम लोग ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, बेसिकली म्यू नॉट ओवर 4 पाई
एंड ये हो गया आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप ओवर आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर कैप ओवर आर का स्क्वायर, ये क्या होगा? बेसिकली अगर मैंने क्या किया कि अगर मुझे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बेसिकली ये तो क्या हो गया, आई टाइम्स डीएल टाइम्स में साइन फाई हो गया, साइन फाई हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई साइन फाई डीएल। फाई मैंने एंगल दोनों के बीच का मान लिया, दोनों वेक्टर्स के बीच, वेक्टर डीएल एंड आर कैप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें एक्चुअल में हम लोगों ने मान लिया कि आई इज कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट करंट है, तो इस केस में इट बिकम्स अ लॉट इजी टू इंटीग्रेट। फिर हम लोगों को बेसिकली क्या करने, ऑल वी हैव टू डू इज इंटीग्रेट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, एक माइनस ए मान लिया, यहाँ पे एक ए मान लिया। सो व्हाट वी गेट इज कि बी हमें टोटल चाहिए, इट इज नथिंग बट म्यू नॉट टाइम्स में आई भी बाहर निकल गया ओवर 2 पाई हो गया 4 पाई टाइम्स में इंटीग्रल हो गया डीएल टाइम्स साइन फाई ओवर आर का स्क्वायर का। सो ये हो गया डीएल को मैंने डी एक्स मान लिया, ये एक्स के डायरेक्शन में है। सो दिस इज साइन फाई डी एक्स ओवर में आर का स्क्वायर हो गया फ्रॉम माइनस ए टू पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने माइनस ए माना, यहाँ पे पॉजिटिव ए मान लिया। एंड इट बिकम्स अ लॉट इजियर अगर हम लोगों ने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को वाई एक्सिस में लिया होता। ऑल वी हैव टू डू इज नाउ इंटीग्रेटिंग। ये साइन फाई कैसे मिलेगा, साइन फाई यहाँ से मिल जाएगा कि हम लोगों ने से ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर का एलिमेंट लिया था। सो बेसिकली यहाँ से एक डिस्टेंस x हो जाएगा, यहाँ से एक डिस्टेंस y हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस r। मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तभी तो ये डिस्टेंस r हो गया, विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से r हमें क्या पुट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एडिशनली साइन फाई क्या पुट करना है, दिस इज वेक्टर डीएल, ये वेक्टर डीएल हो गया एंड ये वेक्टर ये आर कैप हो गया। तो यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा साइन ऑफ ये एंगल बन जाएगा फाई। तो इस ट्राइंगल से साइन फाई भी निकल सकते हैं। एंड आई एम अगेन नॉट गोइंग थ्रू द एंटायर डेरिवेशन, उतना टाइम नहीं है फॉर इन द वीडियो, दैट्स व्हाई आई विल टेल यू कि बेसिकली ये इन द एंड बनता क्या है। ये इक्वेशन इट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई आर, अगर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगेन यहाँ पे ये काइंड की रिलेशनशिप आपको नहीं मिलेगी कि व्हाट इज अ सेट व्हाट इज, कि यहाँ पे आर तो हम लोगों ने इस वाले एलिमेंट से लिया है फ्रॉम दिस अप टू दिस पॉइंट। तो अगेन दैट अगेन सेज कि हम लोग जब ये इंटीग्रेशन कैरी आउट करते हैं, सो आफ्टर कैरिंग आउट द इंटीग्रेशन, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशल केस कि दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। उस केस में ये वाली हमारी इक्वेशन बनती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। उस केस में ये इक्वेशन बनती है इफ दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। यहाँ पे तो मैंने मान लिया माइनस ए से पॉजिटिव ए तक, एंड तब हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस इक्वेशन में आपको ये टर्म्स भी दिखेंगे, बट इन द स्पेशल केस ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, उस केस में बेसिकली क्या होता है, बीज म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई आर ऐसी इक्वेशन बन जाती है। एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स। उस मोस्ट क्वेश्चंस में आप देखोगे दिस इज द इक्वेशन दैट यू नीड टू यूज बिकॉज़ द वायर विल बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, उसके अलावा दैट्स दिस टॉपिक की द मैग्नेटिक फोर्स, और मोर करेक्टली मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 वायर्स कैरिंग करंट। क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली चार्जेस इन मोशन, मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड एक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट भी कर सकता है। मतलब अगर आपके पास 2 वायर्स हैं जहां पे करंट फ्लो हो रही, मान लो ये इसमें एक I1 या फिर I फ्लो हो रहे, इसमें एक करंट I डैश फ्लो हो रहे, एंड ये दोनों पैरेलल हैं, मैंने मान लिया ये दोनों पैरेलल हैं, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, दोनों वायर्स की लेंथ है L। तब हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच एक काइंड की फोर्स प्रोड्यूस होगी, दोनों के बीच एक फोर्स प्रोड्यूस होगी क्योंकि चार्जेस मोशन में। तो ये वाली एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इस पे, एंड इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये वाली वायर इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा बनता है, इट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई डैश ओवर 2 पाई आर। मैं ये बोल रहा हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट इज नॉट द फोर्स, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। सो ये जो एक्चुअल में फोर्स है इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी लंबी वायर्स
उतना ज्यादा फोर्स। दैट्स वाई हम लोग rather than just फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं फॉर वायर्स, विच इज म्यू नॉट आई डैश द करंट इन फर्स्ट टाइम्स करंट इन सेकेंड डिवाइडेड बाई में 2 पाई एक कांस्टेंट है टाइम्स में द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर ये पैरेलल है ऑफ कोर्स इतनी फोर्स हमारी होती है। फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो बेसिकली जब हमारे दोनों बेसिकली वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तब ये वायर्स अट्रैक्ट करते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तब ये रेपेल करते हैं। मतलब सेम डायरेक्शन इस केस के लिए ये वायर्स एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्यों एक्सर्ट करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग रीजन जानते हैं। लाइक यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर होगी, इसकी भी वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे है, तो हमें बस मैग्नेटिक फील्ड देखना है ना। यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है एंड इसकी वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हमें पता है कि बेसिकली एक स्पेसिफिक चार्ज के लिए वी हैव टू डील विद स्पेसिफिक चार्जेस राइट हियर। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनती है, वी इजिली नो अबाउट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है। वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख के कि ये इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक्सर्ट करेगी, या ये इस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगी, एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव टू डू q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b राइट हियर, उस डायरेक्शन में फोर्स होगा। यहाँ पे बेसिकली ये जो फोर्स होगा ये यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सर्ट करेगी अब एक्चुअल में क्रिएट करेगी ये इस डायरेक्शन में होगा, मतलब वेक्टर f इस डायरेक्शन में। वैसे इन अ सिमिलर वे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि ये यहाँ पे मूव करे वेलोसिटी वेक्टर एंड बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि जो वेक्टर f बना दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो इजिली यू कैन सी दैट अगर यही ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करे सो दिस काइंड ऑफ थिंग गेट्स रिवर्स, तब ये एक दूसरे को रैपल करेंगे। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। फ्यू मोर टॉपिक्स एंड विल एंड दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी okay, and now let's discuss the case of Ampere's law. Basically not a case कि यहाँ पे हम लोग एक लॉ की डिस्कस कर लेते हैं which is Ampere's law and it is a very important law you can say। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में गॉसेस लॉ की डिस्कशन की थी एंड गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म गिव्स यू नो वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ बट वेरी नाइस रिजल्ट, ब्यूटीफुल रिजल्ट कि हमेशा किसी भी हमारे पास क्लोज सरफेस है तो उसके थ्रू जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो हमेशा जीरो होती है। दैट इज जस्ट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। लेकिन जैसे गॉसेस लॉ यूजफुल होता है इलेक्ट्रिसिटी में वैसे मैग्नेटिज्म में यूज होती है एम्पियर्स लॉ, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं करेगी, बट जैसे हम लोगों ने गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिस्कशन की थी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे एम्पियर्स लॉ में हम लोग एक काइंड की क्वांटिटी जो कि ऑब्वियसली नेम्ड नहीं है, राइट, नॉट ए स्पेसिफिक नेम और समथिंग, बट मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स में एक सेगमेंट ऑफ लेंथ की डिस्कशन होती है। यहाँ पे मान लो लाइक मैं आपको सीधे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक करंट है जो कि इनवर्ट फ्लो हो रही है, ये करंट है जो कि इनसाइड दिस फ्लो हो रही है। जैसे चार्जेस तो ऑब्वियसली इनसाइड फ्लो होंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये पूरा करंट के लिए भी पूरा सिस्टम होल्ड करता है। तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ तो बेसिकली कैसे बनेगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो टैंजेंट होगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइक इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये करंट मान लिया मैंने I, तो मान लो मेरे पास ये डिस्टेंस r है, मान लो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस r है, मतलब द रेडियस फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड लाइन इज r। तो मैंने वेक्टर b के अलोंग लेटर व्हाट आई थॉट कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है इसको मैं एक पाथ ही मान लेता हूँ। वेक्टर बी के अलोंग मैंने एक लेंथ का सेगमेंट ले लिया, वेक्टर डीएल, वेक्टर बी के अलोंग। फिर व्हाट आई नीड इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल क्या होगा, यहाँ पे तो बी डी एल कॉस फाई हो जाएगा, मतलब बी डी एल यहाँ पे कॉस फाई 0 है। सो बेसिकली अगर मैंने बस इसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि वेक्टर बी मैंने इस पूरे सरफेस के लिए, मैंने इस पूरे सरफेस, इस पूरे पाथ के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, डीएल इज व्हाट, डीएल इज जस्ट अ लेंथ सेगमेंट अलोंग दिस पाथ। आप बहुत सारे काइंड के पाथ देखोगे उसमें डीएल क्या लेना है, जस्ट अ लेंथ सेगमेंट अलोंग दैट। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल अगर मुझे चाहिए
सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे तो ये तो BDL हो गया, cos फाई की बात आई नहीं, क्योंकि फाई इक्वल्स जस्ट बेसिकली यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब cos फाई तो 1 हो गया। अब मुझे बस क्या चाहिए, दिस इज द जस्ट द इक्वल टू द नॉर्मल इंटीग्रल ऑफ BDL। अब B की वैल्यू किसके इक्वल होगी, B किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सिंस मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिया है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के तो अलोंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट B की वैल्यू डिफरेंट होगी, वेक्टर B की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन है, एट दिस पॉइंट इस डायरेक्शन में वेक्टर B हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब B को मैं बाहर ले सकता हूँ, एंड इट इज जस्ट द इंटीग्रल ऑफ DL। सिंस ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने बताया था दीज आर जस्ट सर्कुलर पाथ्स, फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ DL क्या हो गया, रेडियस R है तो 2 पाई R। एडिशनली B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B को हम लोग अगर चाहें तो वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R लिख सकते हैं। द करंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R लिख सकते हैं, टाइम्स में लाइन इंटीग्रल ऑफ DL हो गया। DL मैंने क्या लिया था, एक लाइन सिग्मा, एक लेंथ की सेगमेंट इन दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर पाथ। तो ये अब लाइन इंटीग्रल ऑफ DL इज बेसिकली व्हाट, मैंने DL यहाँ पे एक छोटी सी सेगमेंट लिया था, लेकिन अगर मैं इसी को पूरे पाथ पे इंटीग्रेट कर दूं तब मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, पूरे पाथ पे इंटीग्रेट करने के लिए इट इज जस्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस एंटायर सर्कल जो कि हमारी बन रही है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल बेसिकली क्या है, इट इज अ सर्कल दैट इज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज यू कैन सी, एंड इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई टाइम्स में टाइम्स R। R इज व्हाट, द डिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस बन रहा है, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर टाइम्स में जहां पे हम लोग फील्ड मेजर कर रहे हैं। सो इट इज व्हाट, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R, एंड लुक हियर इज आल्सो 2 पाई R, ये कैंसिल हो गया एंड यू आर गेटिंग म्यू नॉट I। एंड आई बेट यू कि आप जब भी जिस भी केस के लिए, नॉट जस्ट फॉर दिस केस, आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए देखोगे, ये जो टर्म है ना हमारा, ये आपको हमेशा यही सेम रिजल्ट देगा। क्या होगा अगर हमारे पास यहाँ पे एक इनवर्ड करंट है I1 एंड आउटवर्ड करंट है I2, उस केस में आपको क्या, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा I1 माइनस I2। मतलब ये क्या है, अगर मैंने इसे एक पाथ मान लिया, सो इट इज म्यू नॉट टाइम्स में इंक्लोज्ड करंट, टाइम्स में करंट इंक्लोज्ड इन दिस पाथ। यही I2 से अगर यही सिंगल I बाहर निकल रहा था, सो इट इज माइनस में म्यू नॉट I हो जाएगा इस स्पेशल केस में। मतलब बेसिकली दिस इज एम्पियर्स लॉ इटसेल्फ। जैसे गॉसेस लॉ क्या था, समथिंग लाइक दिस था, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एरिया का सेगमेंट था, एरिया वेक्टर था। एम्पियर्स लॉ हमें बताता है द लाइन इंटीग्रल फॉर एनी पाथ यू आर डूइंग वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज अ लेंथ सेगमेंट इन दैट पाथ, हमेशा आपको क्या रिजल्ट देगा, म्यू नॉट टाइम्स में द करंट इंक्लोज्ड इन दैट पाथ। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लो आपके पास एक करंट का वायर है कुछ ऐसा, एक और करंट का वायर है कुछ ऐसा, एंड एक और करंट का वायर है कुछ ऐसा, एंड ये तीनों यहाँ एक काइंड के यहाँ पे पाथ से पास कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। मैंने सर्कुलर जस्ट एज्यूम नहीं किया है, जस्ट टू शो यू, क्योंकि ये सारे केस में, अगेन इसके लिए मैं डिराइव नहीं करूंगा, बट ये सारे केसेस में वैलिड होगा। मैंने बेसिकली क्या माना कि जो हमारा पाथ है इससे आउटवर्ड में यहाँ से एक I1 करंट पास करता है, I2 नीचे पास करता है, I3 ऊपर पास करता है। तो यहाँ पे ये जो पाथ मैंने माना है, अगेन ये क्या है, ये एक इमेजिनरी पाथ है जो कि मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। इस पाथ से जो टोटल करंट निकल रहा है, जिसे मैं टोटल इंक्लोज्ड, चिल में इसमें इंक्लोज्ड है करंट है, उसे क्या बोलूंगा, I1 जो कि ऊपर जा रहे हैं, माइनस में I2 नीचे जा रहे हैं, प्लस में I3। यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मुझे मिलेगा कि इस पाथ के अलोंग अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऑब्वियसली इस करंट के परपेंडिकुलर होगे, करंट के डायरेक्शन के एक्चुअली। सो यहाँ पे मैंने बस लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ किया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स इस पाथ के अलोंग एक लेंथ का सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स में I1 माइनस I2 प्लस I3, जिसे मैं इंक्लोज्ड करंट बोल रहा हूं। दैट इज एम्पियर्स लॉ, दैट इज एम्पियर्स लॉ।
दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट एमपीएस लॉ, कि ये हमेशा आपको सेम रिजल्ट देगा एंड इट इज प्रेटी यूजफुल। एंड अगेन, जब आपकी सिमेट्री की केसेस, एमपीएस लॉ कहाँ पे यूज हो सकती है? अगर आपके सिचुएशन में सिमेट्री है, अगर सिमेट्री है तो बेसिकली आप क्या देखोगे कि एमपीएस लॉ से आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, क्योंकि इट इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। सिमेट्री है तो ये इंटीग्रेशन कैरी आउट कर लोगे, तो बेसिकली लाइन इंटीग्रल वेक्टर डीएल का तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, जस्ट सिमेट्री है तो वहां से आपको वेक्टर बी और एटलीस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डायरेक्शन तो थंब रूल से एंड ऑल से मिल सकता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगी। That is all we need to know about MPS law, and that is sources of magnetic fields for JEE NEET in one shot. And that was all for today. And thanks to all of us. And Jai Hind, Jai Bharat.